हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रविंद्र जी। इसमें क्लास 1 में हम लोगों ने ब्रह्मांड के कुछ क्वेश्चनों को देखा। वह हमने बताया था कि कुछ क्वेश्चन अभी बाकी रह गए हैं जो दूसरी क्लास में देख लेंगे। तो आज उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लोग देखते हैं जो 22 नंबर का है। 22 नंबर पर है कि अंतरिक्ष से देखने से पृथ्वी हरी रंग की दिखाई देती है। ये गलत है। अंतरिक्ष से अगर हम पृथ्वी को देखते हैं तो हरे रंग की नहीं दिखाई देती, वो नीले रंग की दिखाई देती है। दूसरा देखते हैं, यानी ये सही नहीं है। दूसरा देखते हैं, पृथ्वी का हरा रंग यहाँ के हरे पेड़ों के कारण होता है। ये गलत है। यहाँ का हरा रंग, पृथ्वी का हरा रंग हरे पेड़ों के कारण नहीं होता। यहाँ पर उपस्थित 2/3 जल के कारण होता है। पृथ्वी पर उपस्थित 2/3 जल ही ये कारण है कि पृथ्वी क्या होती है, अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है। यानी ये दोनों ही क्वेश्चन क्या है, दोनों ही ऑप्शन गलत है ना। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, यानी सही हो जाएगा। ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, घ नंबर वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को हम उल्का पिंड कहते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी पहला जो ऑप्शन है, पहला जो क्वेश्चन है, ये हमारा सही है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी, जो कि लाखों तारों का समूह है, आकाशगंगा कहलाती है। जो लाखों तारों का समूह होता है उसे हम आकाशगंगा बोलते हैं। यानी ये क्या है, सही है। यानी दोनों ऑप्शन सही है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखता है। बिल्कुल सही बात है, पृथ्वी से चंद्रमा का हमें केवल एक ही भाग दिखता है, यानी कथन सही है। कारण देखते हैं कि चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। बेटा अधिक नहीं है, ये बराबर है। भाई चंद्रमा तो पहले तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और दूसरा क्या करता है, वो अपने अक्ष पर भी घूमता है। तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन का समय लेता है। लगभग 27 दिनों का समय लेता है। लेकिन पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में वो लगभग 27 दिनों का समय लेता है, लेकिन अपने अक्ष पर भी घूमने में लगभग 27 दिनों का समय लेता है। यानी दोनों समय क्या है, बराबर हैं, ना कि अधिक है ना। तो ये वाला ऑप्शन, कारण क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। यानी कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, यानी गा वाला सही हो जाएगा। कथन सही है, कारण गलत है। अगला देखते हैं। महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी उद्भव की व्याख्या करता है। किसके उद्भव की व्याख्या करता है, तो हमने बताया था बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ब्रह्मांड। अगला देखते हैं। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, कितना समय लगता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगेगा, सूर्य को समय लगेगा लगभग 25 करोड़ वर्ष। यानी एक चक्कर पूरा करने में सूर्य हमारी आकाशगंगा का एक चक्कर अगर पूरा करेगा तो उसको लगभग 25 करोड़ वर्ष लग जाएंगे। यानी सही ऑप्शन हो जाएगा इसका 3 नंबर, 25 करोड़ वर्ष। तारे का रंग सूचक है। तारे का रंग किसका सूचक होता है, तारे का रंग उसके तापमान का सूचक होता है। यानी सही ऑप्शन 4 हो जाएगा, उसके तापमान का। अगला देखते हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है। हमने जब पहले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था कुछ क्वेश्चन को, तो हमने देखा था कि जो तारे की जीवन पूरा जीवन चक्र देखा था, उसकी लाइफ साइकिल देखी थी। तो हमने बताया था कि 1.4 ms से अगर अधिक हुआ या 1.4 ms से अगर कम हुआ, यानी वो 1.4 ms क्या थी, 1.4 ms क्या थी, चंद्रशेखर सीमा थी, जिससे अधिक या कम होने पर तारे क्या होते थे, मृत्यु की ओर बढ़ते थे और एक मतलब एक सीमा तक पहुंचते थे
और उसको बोलते थे या तो ब्लैक होल बोलते थे या तो बोलते थे काला वामन। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चंद्रशेखर सीमा, ऑप्शन नंबर 1। फिर अगला देखते हैं, श्याम विवर या कृष्ण विवर होता है। श्याम विवर या कृष्ण विवर है ना, देखो दो चीज ध्यान रखना, श्याम विवर या कृष्ण विवर, ये ब्लैक होल ही है। ब्लैक होल को ही श्याम विवर या कृष्ण विवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो श्याम विवर होता है सिमट गया तारा, यानी जिसकी एनर्जी खत्म हो गई। तारों की अगर एनर्जी खत्म हो जाती है तो वो किस में बदल जाता है, ब्लैक होल में बदल जाता है या श्याम विवर में बदल जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सिमट गया तारा। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना, ओजोन क्षेत्र, इसका तारों से कोई संबंध नहीं है। इंद्रधनुष, इसका भी तारों से कोई संबंध नहीं है। धूमकेतु, इसका भी तारों के साथ कोई संबंध नहीं है। कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल, इसका तारों के साथ संबंध है, क्योंकि तारों की अंतिम अवस्था क्या होती है, ब्लैक होल होती है। 31 नंबर देखते हैं, कृष्ण छिद्र सिद्धांत या ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। एस चंद्रशेखर ने किया था। तो पहले सीरीज में हमने पढ़ाया था, उसमें एक और साइंटिस्ट थे, है ना, आइंस्टीन वगैरह वगैरह बताए थे 2 साइंटिस्ट। लेकिन यूपी पीसीएस जो आपका पेपर कराता है 2 बार क्वेश्चन पूछा है और दोनों बार उसने क्या माना है, एस चंद्रशेखर को माना है। और 2 ऑप्शन जो हमने बताए थे वो इसमें दिए नहीं थे, है ना। तो अगर 3 में से कोई एक नाम मिल जाता है आप लगा दीजिएगा। अगर यूपी पीसीएस पूछ रहा है तो ये लगाइएगा, एस चंद्रशेखर लगाइएगा। अगर आइंस्टीन नाम आ रहा है तो उसको लगा दीजिएगा, है ना। ठीक है, 31 नंबर हो गया। अगला देखते हैं, कृष्ण छिद्र एक ऐसी खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। बिल्कुल कृष्ण छिद्र को दूरबीन से नहीं देखा जा सकता, ये सही कथन। इसका कथन 2 देखते हैं कि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि प्रकाश को भी बच निकलने देता है। गलत, प्रकाश को भी बच के निकलने नहीं देता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है ब्लैक होल का, इस पर जितनी भी विकिरण आती है वो क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इसी कारण से क्या होता है कि ये इसको दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। यानी कथन 1 तो सही है लेकिन कथन 2 गलत है। यानी यहाँ एक सही है, एक सही है परंतु 2 गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 सही है परंतु 2 गलत है। अगला देखते हैं, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण को क्या कहते हैं, इस गुण का कारण क्या है। हमने बताया था कि ब्लैक होल क्या करता है कि जो भी विकिरण आती है उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और इसका कारण यह है कि इसका उच्च घनत्व है। इसका घनत्व अधिक होने के कारण ये क्या करता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि इसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो जाता है ना। क्योंकि इसका क्या होता है, घनत्व अधिक होने के कारण इसका गुरुत्वाकर्षण बल और अधिक हो जाता है। इस कारण ये क्या करता है, जो इसके पास विकिरण आती है ना, उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, बहुत उच्च घनत्व। सुपरनोवा क्या है, सुपरनोवा सुपरनोवा क्या है, सुपरनोवा एक ग्रह का है नहीं, एक पुच्छल तारा है, ये भी सही नहीं। एक एक ब्लैक होल है या एक मृत पाया तारा है, ये भी सही नहीं। एक ब्लैक होल, ये बेहतर ऑप्शन है। ब्लैक होल बनने की घटना को, ब्लैक होल बनने की घटना को बेटा हम सुपरनोवा बोलते हैं। इसलिए सही आंसर हो जाएगा इसका ब्लैक होल। ब्लैक होल बनने की घटना उसको हम बोलते हैं सुपरनोवा। ठीक है, जिस स्थिति में ब्लैक होल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट। क्योंकि अब कोई विस्फोट नहीं होगा, जो कुछ होना है वो हो गया, यानी ये अंतिम अवस्था है, उसको हमने नाम दे दिया सुपरनोवा। ठीक है, अगला देखते हैं, हमारी अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है। हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल है। इसका सही ऑप्शन 2 हो जाएगा, 88। निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है। पल्सर, भंगुर तारा, कृष्ण मास्टर। पल्सर स्टार है, तारा है, ये भी है, क्वासर ये भी है। भंगुर तारा ये भी एक प्रकार से खगोलीय पिंड का हिस्सा है। लेकिन कृष्ण मास्टर जैसा कोई खगोलीय भाषा या खगोलीय वस्तु नहीं होती है। कृष्ण विवर होती है या ब्लैक होल। कृष्ण विवर या ब्लैक होल, यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये
ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि आकाश स्याह यानी काले रंग का है, बिल्कुल सही। तारे टिमटिमाते हैं, आकाश काले रंग का है, बिल्कुल सही, पहला तो सही है। तारे टिमटमाटे नहीं है, बिल्कुल सही, ये भी बात सही बात है। अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी के तल के ताप से कहीं अधिक है, नहीं, ये गलत है, क्योंकि हम जितना ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे तापमान क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन नहीं सही है, पहला और दूसरा सही है, यानी ख नंबर ये सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को नापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं, जो दूरी की इकाई है ना। अगला देखते हैं, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है, प्रकाश वर्ष, जो भी मैंने बताई है आपको, ठीक है। तो 38 नंबर हो गया। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उड़ते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर अगर हम तारे को लंबवत देखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि वो विषुवत रेखा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन पढ़िए लेकिन आसान है। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में खड़ा था, उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रख करके। उसको पता है कि ध्रुव तारा क्या है, उत्तर में है, उसको जाना किधर है, पूर्व की ओर, और तो पूर्व की ओर जाना है तो उसको पता है कि ध्रुव तारा उत्तर की ओर है, तो क्या करेगा, वो अपनी बाईं ओर रख करके ध्रुव तारे को जाएगा। तो यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है ध्रुव तारे सप्तऋषि को हम बोलते हैं ध्रुव तारा, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर सप्तऋषि। एक सेकेंड, सप्तऋषि, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है। टेलीमीटरिंग होता है दो अंतरिक्ष यानों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए, अंतरिक्ष यान या अंतरिक्ष केंद्र के बीच संबंध स्थापित करने के लिए टेलीमीटरिंग का उपयोग होता है। भारहीनता अंतरिक्ष में उनको अनुभव होती है। लूनर, ये भी अंतरिक्ष संबंधित गतिविधियों को मतलब अंतरिक्ष यात्रियों को सिखाने के लिए कि कैसे आपको वहाँ रहना है, कैसे खाना है, कैसे क्या करना है, तो एक संस्था है ये भी लूनर, है ना। बाइट जो है ये कंप्यूटर संबंधित भाषा है, यानी इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बाइट, है ना। ये कंप्यूटर से संबंधित है, बाकी क्या है, अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित है ना। यानी 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बाइट। अगला देखते हैं, कभी कभी समाचार पत्रों में इवेंट होराइजन, है ना, या सिंगुलैरिटी, स्टीयरिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द की संदर्भ आते हैं। ये किससे संबंधित है, या ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध से संबंधित है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध। इसके बारे में हमने लिख दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। जो शब्दावली यहाँ पर आई है, इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी या स्टीयरिंग थ्योरी या स्टैंडर्ड मॉडल, इसके बारे में हमने लिख दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा ताकि समय ज़्यादा ना बर्बाद हो और आपका काम भी हो जाए। इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्टीयरिंग थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल, है ना, इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर यूनिवर्स के रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो खत्म हो गए हैं, है ना। यूनिवर्स क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। यहाँ सारे क्वेश्चन को हमने शामिल कर दिया है, एनसीईआरटी क्वेश्चन को शामिल किया है, और साथ ही हमने जो है प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन थे उनको शामिल किया है, ग्रुप सी से लेकर के यूपीएससी तक के जितने क्वेश्चन थे वो शामिल किए हैं, और साथ ही हमने जो संभावित क्वेश्चन जो बन सकते हैं यहाँ से वो क्वेश्चन भी हमने शामिल किए हैं, है ना। तो कोई क्वेश्चन यहाँ छूटा नहीं है, यहीं से सारे क्वेश्चन यूनिवर्स के हो जाएंगे, आएंगे तो, है ना। तो इसको पढ़ लीजिएगा, इतना पर्याप्त है यूनिवर्स से रिलेटेड। अगले टॉपिक हम लोग ज़्यादातर कोशिश करेंगे ग्रह को, प्लैनेट के बारे में पढ़ें, प्लैनेट के क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।